हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लाइफ। आज हम दोबारा आए हैं एक नई वीडियो लेके जो कि नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस पे ही है। और हर बार की तरह ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। Okay, so without wasting any time, let's start the questions. Question number one: which one of the following is the largest immunoglobulin? Option A IgG, option B IgA, option C IgM, option D IgE. क्वेश्चन में ये पूछा है कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है इनमें से, यानी कि सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है इन ऑप्शंस में से। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सबसे पहले हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, वो इम्यूनिटी का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो वो एक रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं उस हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी बनाते हैं। तो ये बहुत टाइप के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आईजीएम, ठीक है। आईजीएम जो है वो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, यानी कि इसका साइज सभी जो आईजीजी सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं आईजी हैं उनमें से सबसे बड़ा जो है वो आईजीएम होता है। और उसके बिना फर्स्ट एंटीबॉडी भी है। आईजीएम पहली एंटीबॉडी है, यानी कि आईजीएम फर्स्ट है जो कि कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बनता है। जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है सबसे पहले आईजीएम बनेगा, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो वर्क फंक्शन में आएंगे। ओके, उसके बिना अगर हम आईजीए की बात करें, आईजीए जो है ये ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है, ठीक है। कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है, यानी कि मदर से जो इम्यूनिटी है वो ही उसको मिलती है, ठीक है। जो बाय बर्थ होते हैं वो मदर से मिलती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक मेजर रोल प्ले करता है वहाँ पे, क्योंकि आईजीए मदर से बच्चे में जाती है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, और आईजीए टीयर्स और सलाइवा में भी मिलता है। तो उसके बाद हम आईजीजी की बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये प्लासेंटा को भी क्रॉस कर जाता है, प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी में चला जाता है आईजीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट आर द नर्सिंग मेजर्स इन अ पर्सन हु इज कंप्लेनिंग ऑफ डिफिकल्टी विद मिक्सचरेशन? क्या नर्सिंग मेजर्स हो सकते हैं, क्या एक्शंस हो जा सकते हैं? कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उनको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है। ऑप्शन ए साउंड ऑफ अ रनिंग वाटर, ऑप्शन बी स्ट्रोकिंग इन द इनर थाई, ऑप्शन सी pour lukewarm water over the perineum, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रनिंग वाटर से भी यूरिन जो है मिक्सचुरेशन स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे टैप ओपन कर दो, ठीक है। अगर इनर थाई को मसाज करेंगे तो उस टाइम पे भी मिक्सचुरेशन के चांसेस हो सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर को पेरिनियम पे अगर हम पोर करेंगे तो भी जो है मिक्सचुरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर हेपरिन? हेपरिन का एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी एमनियोकार्बिक एसिड एंड ऑप्शन डी एमियोडेरोन। सो एंटीडोट यानी कि उसके अगेंस्ट काम करने वाला एंटीडोट जो होता है ना वो लाइक हेपरिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल हेपरिन का अगर इफेक्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो हमें एंटीडोट की ज़रूरत पड़ेगी। हेपरिन ऑल्दो क्या है, हेपरिन एक एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट जो कि ब्लड को जमने नहीं देता, उसको बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। तो हेपरिन एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। बहुत सारे जो डीवीटी वाले पेशेंट्स होते हैं या हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें हम हेपरिन देते हैं, हेपरिन का इंजेक्शन देते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर बी प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो हेपरिन का एंटीडोट है और विटामिन के जो है वो वारफरिन का एंटीडोट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मसाजिंग मेडिकेशन ओवर द स्किन कोल्ड? ठीक है,
तो अगर स्किन के ऊपर जैसे हम बोल देते हैं कि इसका लेप करना है स्किन पे, ठीक है, या ये मेडिसिन इसका ये ऑइंटमेंट का मसाज करना है स्किन पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इनक्शन, ऑप्शन बी इनहेलेशन, ऑप्शन सी इंस्टिलेशन, ऑप्शन डी इरिगेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इनक्शन। इनक्शन मीन्स क्या होता है कि हम मसाज कर रहे हैं कोई भी मेडिसिन की ओवर द स्किन, यानी कि टॉपिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इनहेलेशन का मतलब क्या है? थ्रू नोज एंड माउथ हम उसको इनहेल कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन सी इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन जैसे ईयर ड्रॉप्स, ठीक है, सॉरी आई ड्रॉप्स जो है वो आई में डालते हैं तो उसको इंस्टिलेशन बोलते हैं। इरिगेशन यानी कि क्या होता है? जैसे ईयर की इरिगेशन हम करवाते हैं, ठीक है, दैट इज इरिगेशन मीन्स वॉशिंग आउट, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन कैविटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स हैज रीअसेस्ड द कंडीशन ऑफ अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट who have admitted 1 hour ago to the surgical unit. Which parameter will be assessed more carefully during the next hour? So सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं कि नर्स रीअसेस कर रही है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आया हुआ है उनकी यूनिट में जो कि 1 घंटे पहले आया था। पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेट करवा के आया हुआ है। तो इनमें से कौन से पैरामीटर हैं जिसको नर्स को दोबारा ही रीअसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत देने वाला कोई पैरामीटर है तो उसको दोबारा दोबारा चेक करेंगे, राइट। सो कौन सा पैरामीटर है वो? ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट ऑफ 20 ml/hour, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ 37.6 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री Fahrenheit, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर ऑफ 106/70 mmHg, एंड ऑप्शन डी सीरस ड्रेनेज ऑन सर्जिकल साइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट ऑफ 20 ml/hour, बिकॉज एटलीस्ट 1 घंटे में एडल्ट में जो यूरिन आउटपुट है वो 30 ml तो होनी ही चाहिए। तो यानी कि इसकी यूरिन आउटपुट तो कम आ रही है ना पेशेंट की। अगर हम बीपी को देखें तो बीपी 106/70 इज ओके, अगर 90 से कम है तो वो एक लाइक हाइपोटेंसिव स्टेट आ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर ये होना ही है कि टेम्परेचर बढ़ता ही है, ठीक है, और उसकी वजह से पीसीएम जो है वो होता है, एडमिनिस्टर होना ही होता है, ट्रीटमेंट में लिखा ही होता है। सीरियस ड्रेनेज पे कई बार सर्जिकल साइड पे हो ही जाती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, यूरिन आउटपुट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कंडक्टिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग विद अ क्लाइंट अबाउट द यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज करेक्ट? तो नर्स जो है ना वो प्री ऑपरेटिव टीचिंग कर रही है, यानी कि कोई पेशेंट है उसका ऑपरेशन होना है, उससे पहले उसको समझा रही है कि आपको ऑपरेशन के बाद इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सी टीचिंग उसकी सही है जो ऑप्शंस में लिखी हुई है, ठीक है। सो इंसेंटिव स्पायरोमीटर, सबसे पहले बता दूं कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में उनको यूज़ करवाया जाता है फॉर लंग एक्सपेंशन, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट एटलेक्टोसिस, ठीक है। तो लंग्स की, बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो उनमें लंग्स की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उनको इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इनहेल एज रैपिडली एज पॉसिबल, ऑप्शन बी कीप अ लूज सील बिटवीन द लिप्स एंड माउथ पीस, यानी कि टाइटली माउथ से ना पकड़े, लूज पकड़े माउथ से या सॉरी लिप्स से माउथ पीस को, ठीक है। ऑप्शन सी आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन होल्ड द ब्रेथ फॉर 15 सेकेंड एंड देन एक्सहेल। Then option D, best result will be achieved in semi fowler और fowler's position, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, अभी इनमें से कौन सा करेक्ट है इंसेंटिव स्पायरोमीटर का? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इंसेंटिव स्पायरोमीटर हमेशा पेशेंट को बिठाकर ही करवाई जाती है, लेटा कर नहीं, ठीक है, सेमी फाउलर और फाउलर कंडीशन में। और माउथ पीस जो है वो टाइटली पकड़ना होता है विद द लिप्स, ताकि कोई एयर की लीकेज ना हो। और पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि स्लोली इनहेल करें और अपनी ब्रेथ को, जब प्रॉपर इंस्पिरेशन हो जाए, ब्रेथ को सिर्फ 5 सेकेंड के लिए ही होल्ड करना है, 15 सेकेंड के लिए नहीं करना, एंड देन स्लोली ही एक्सहेल करें एयर को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रिक गवाच? ऑप्शन ए गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट थ्रू एन एनजी ट्यूब, ऑप्शन बी irrigation or washing of stomach, option C introducing NG tubes into the stomach,
एंड ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ द एनजी ट्यूब, ठीक है। सो गैस्ट्रिक गवेज क्या होता है? नाउ गैस्ट्रिक गवाज है ना, जैसे हम बोलें जी से स्टार्ट होता है ना, जी मतलब गिविंग, देना, ये समझ लो, ठीक है। ये एक ट्रिक है कि गवाज इज इक्वल टू गिविंग, ठीक है। जी से ही शुरू हो रहा है और जी से ही हम देते हैं, गिव कर रहे हैं, है ना, कोई भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर ए। गैस्ट्रिक गवाज मीन्स गिविंग फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ ट्यूब प्लेस्ड इन द स्टमक, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लवाज मीन्स, गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है? ऑप्शन ए गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट थ्रू एन एनजी ट्यूब, ऑप्शन बी इरिगेशन और वॉशिंग आउट ऑफ अ स्टमक, ऑप्शन सी इंट्रोड्यूसिंग एनजी ट्यूब्स इनटू द स्टमक, एंड ऑप्शन डी अगेन रिमूवल ऑफ द एनजी ट्यूब फ्रॉम द स्टमक, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? गैस्ट्रिक लवाज यानी कि जो हमारा स्टमक है उसको अंदर से क्लीन करना, ये मोस्टली पॉइजनिंग के केस में हम लवाज करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर बी, इरिगेशन और वॉशिंग ऑफ अ स्टमक, राइट। Then what is infiltration? Next question, what is infiltration? Option A, to filter something. Option B, filtration of the urine by glomerulus in the kidneys. Option C, seepage of the fluid into the tissue due to dislocation of the cannula, IV cannula. ऑप्शन डी, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड बाय कैपिलरीज। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, सीपेज ऑफ द फ्लूइड इनटू द टिश्यू। तो टिश्यू तक जब फ्लूइड पहुंच जाता है तो वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन हो जाती है और इमीजिएटली हमको वो कैनुला रिमूव करना होता है फ्लूइड स्टॉप करके, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of chest compressions to ventilation in CPR? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन चल रही है, वेंटिलेशन और चेस्ट कंप्रेशन, इनकी रेशियो कितनी होनी चाहिए? सीपीआर दे रहे हैं कोई भी पेशेंट को, ठीक है। कोई पेशेंट सपोज करो अरेस्ट हो गया है ना, अरेस्ट मार गया, तो हम उसको सीपीआर दे रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन की रेशियो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 12:2, ऑप्शन बी 30:2, ऑप्शन सी 15:2 और ऑप्शन डी 30:1। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 30:2, यानी कि 30 चेस्ट कंप्रेशंस और 2 ब्रेथ्स ऑफ वेंटिलेशन हमें ये करनी होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग CPR द नर्स शुड कंप्रेस द स्टर्नम टू अ डेप्थ ऑफ। तो जब चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं ना CPR में, तो कैसे पता लगेगा कि कितनी फोर्स से जो है वो हमने स्टर्नम पे कंप्रेशंस डालनी है, कैसे पता चलेगा? तो ये डेप्थ से पता लगेगा कि स्टर्नम को कितनी डेप्थ से कितना डीप हमने पुश करना है, ठीक है, कंप्रेस करना है। ऑप्शन ए 4 to 5 सेंटीमीटर और 1.5 to 2 इंच, ऑप्शन बी 1 to 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 to 8 सेंटीमीटर और 2.5 to 3.5 इंच, ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर पर इंच और सॉरी 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा 4 to 5 सेंटीमीटर और 1.5 to 2 इंच। 2 इंच से ज़्यादा हमने जो है ना वो कंप्रेशन नहीं करनी, ठीक है, वरना रिब्स की इंजरी हो जाएगी पेशेंट को, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर पेशेंट बच भी जाएगा तो वो और बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी ना उसको, रिब्स की इंजरी हो जाएगी आगे, न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए प्रॉपरली CPR देना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट कंप्रेशंस की जो डेप्थ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर और 1.5 to 2 इंच तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन? इनमें से कौन सी वेन्स हैं जिनमें हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन नहीं कर सकते? ऑप्शन ए सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन मीन्स सेंट्रल लाइन नहीं डाल सकते, ऑप्शन ए सब क्लेवियन वेन, ऑप्शन बी जुगलर वेन, ऑप्शन सी पोर्टल वेन एंड ऑप्शन डी फिमोरल वेन। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी पोर्टल वेन, बिकॉज पोर्टल वेन जो है ना, एक तो वो पोर्टल सर्कुलेशन का ही पार्ट है, बाकी जो वेन्स हैं वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में ओपन होंगी, बिकॉज वो सुपीरियर वीना कैवा से मिल जाती हैं, कोई इन्फीरियर वीना कैवा से मिल रही है और वो दोनों राइट एट्रियम में जाके ही खुलती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स बाकी जो वेन्स है ना वो डायरेक्टली हार्ट से लिंक्ड है,
ठीक है? तो अगर यहाँ पे कैथेटराइज़ेशन होगी तो कोई भी मेडिसिन का इफ़ेक्ट जल्दी आएगा। जबकि जो पोर्टल वेन है वो लिवर और स्प्लीन का पार्ट है। तो वैसे तो ईज़िली एक्सेसिबल ही नहीं है पोर्टल वेन। इन केस पोर्टल वेन ईज़िली एक्सेसिबल है तो वहाँ पे जो कैथेटराइज़ेशन है उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्टली तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने के बहुत चांसेस हैं। सेकेंडली कोई भी ड्रग है जो हम अगर पोर्टल वेन के थ्रू देंगे तो वो तो लिवर और स्प्लीन में ही घूमेगा पहले, फिर कहीं जाके सिस्टैमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो वेन्स जो है ना वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है हार्ट से, उनमें ही सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन करने का फ़ायदा है और उनमें ही होती है। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर सी, पोर्टल वेन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और रिपीटेडली हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नॉरसेट हो, चाहे वो ईएसआईसी हो, आरआरबी हो और या फिर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। ठीक है? सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।